हेलो एवरीवन। तो आज हम एक हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है क्रूसिबल फूड्स लिमिटेड। इस कंपनी के क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को हम लोग 4 से 5 पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्टली ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर किस किस सेगमेंट से यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, एंड साथ में ही मैनेजमेंट ने एफआई 26 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, एंड देन फिर एफआई 26 के अंदर एक्चुअल में किस तरह से बिजनेस ग्रोथ की डिलीवरी हुई है। जो गाइडेंस दिया था क्या उसको अंडर अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया है। एंड देन जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है, जो लेटेस्ट अर्निंग कॉल हुई है, उसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या यूकन से यहाँ पे अपने प्लान्स दिए गए हैं, कॉन कॉल के क्या क्या मेजर हाईलाइट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एंड देन अपकमिंग ईयर्स के लिए एफआई 27 एफआई 28 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इस कंपनी का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस करके देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर एज सच किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। एंड लास्टली इस कंपनी के यहाँ पे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें इस बिजनेस के बारे में। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिक करना स्टार्ट करते हैं कि कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। तो इस कंपनी का रेवेन्यू दो सेगमेंट से आता है। फर्स्ट इनका पुराना सेगमेंट है, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स वाला सेगमेंट है, मतलब जो नट्स एंड जो ड्राई फ्रूट्स टिश्यूज जो बेचते हैं लोग, उस वाले सेगमेंट से इनका रेवेन्यू आता है। तो लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ इंडिया से यू कैन से ड्राई फ्रूट्स रो यू कैन से रो मटेरियल अपना प्रिक्योरमेंट करते हैं। इंडिया के अंदर इनकी यू कैन से प्रोसेसिंग यूनिट है, इनकी कैपेसिटी है। वहां पे लोग उसको अच्छे से प्रोसेसिंग करके जो भी फ्लेवर इनको ऐड करना होता है, वहां पे प्रोसेस करके प्रीमियम पैकेजिंग करते हैं, फिर उसको यू कैन से मार्केट के अंदर बेचते हैं। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा बहुत सारे रिटेल स्टोर तक इनका प्रोडक्ट पहुंचता है। एंड साथ में जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जो यू कैन से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यू कैन से जो क्यू कॉमर्स वाले पोर्टल भी हैं लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, वहां पे भी इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकते हैं। मतलब इनका जो ड्राई फ्रूट्स वाला बिजनेस है वो इंडिया के अंदर अच्छा खासा स्प्रेडेड है। और यू कैन से इसका कुछ रेवेन्यू का सेगमेंट इनका यू कैन से एक्सपोर्ट वाले मार्केट से भी आता है। सिंगापुर के अंदर ये लोग ड्राई फ्रूट्स के अपने बिजनेस का एक्सपोर्ट भी करते हैं, उस वाले प्रोडक्ट्स का। तो ये कैन से हमने जानने की कोशिश करी इसका पहला बिजनेस वर्टिकल। मतलब यदि बात करें तो लगभग इंडिया के अंदर टोटल जो इनका जो रिटेल टच पॉइंट्स है, 11,000 रिटेल स्टोर तक इनका जो ये वाला सेगमेंट है ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाला, वो वाला सेगमेंट यहाँ पे यू कैन से अवेलेबल है लगभग 11,000 रिटेल स्टोर तक। अब बात करते हैं इनका दूसरे वाले बिजनेस वर्टिकल के बारे में। दूसरा इनका बिजनेस आता है इनके एक आइसक्रीम बिजनेस से। इन लोगों ने एक ब्रांड एक्वायर करा था, महाराष्ट्र का रीजनल ब्रांड है, मेल्ट एंड मेलो नाम से। उस कंपनी से यू कैन से इनका रेवेन्यू आता है, इनका सेकंड वर्टिकल है। यदि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका यू कैन से जो फर्स्ट वाला वर्टिकल है वो अराउंड 65% के आसपास में टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करता है, 60 से 65% के आसपास में एफआई 26 के रेवेन्यू नंबर के अकॉर्डिंग। एंड जो इनका सेकंड वाला वर्टिकल है, आइसक्रीम वाला वर्टिकल है, वो लगभग 30 से 35% के आसपास में टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। जो इनका सेकंड वाला वर्टिकल है, आइसक्रीम वाला बिजनेस का वर्टिकल है, वो महाराष्ट्र के जो नियर बाय स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्रा है, गोवा है, उस वाले एरिया के अंदर लोग अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ में जो उनका टोटल रिटेल टच पॉइंट हो गया उस वाले एरिया के अंदर लगभग 30,000 के आसपास में इनका रिटेल टच पॉइंट हो गया है। तो हमने काइंड ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करी कि इस कंपनी की यू कैन से बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से सेगमेंट से किस तरह का रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, लोकल इंडिया के अंदर यू कैन से इनका बिजनेस यहाँ पे कौन कौन से स्टेट के अंदर यहाँ पे स्प्रेडेड है, एंड कौन कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा लाइक बी टू बी है या फिर ई कॉमर्स है या फिर यू कैन से हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके थ्रू इनका बिजनेस आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये कंपनी बिजनेस अपना यू कैन से प्लान कर रही है। यू कैन से गर्मियों के अंदर आपको आइसक्रीम बिजनेस अच्छा खासा यू कैन से इनका बूम होता है। एंड साथ में जब फेस्टिवल सीजन आता है लाइक आपका विंटर सीजन के अंदर, उस टाइम पे इनका जो ड्राई फ्रूट्स वाला बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छा खासा फ्लरिश करता है। तो इन लोगों ने एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस सेगमेंट यहाँ पे चूज करने की कोशिश करी है। बात करें इनके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स का जो बिजनेस है उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी एफआई 26 के अंदर वो थी 10 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से लोग प्रोसेस कर सकते थे। एंड जो इनका आइसक्रीम वाला बिजनेस है उसकी जो कैपेसिटी थी लगभग 1 लाख लीटर पर डे के हिसाब से लोग अपना आइसक्रीम के यू कैन से यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, इनकी करंट कैपेसिटी थी। ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि क्रिसिबल फूड्स का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, किस तरह का रेवेन्यू आता है, एंड साथ में इनकी दोनों सेगमेंट के लिए अपनी किस तरह की करंट कैपेसिटीज हैं बिजनेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं कि एफआई 26 के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। तो एज सच कोई स्पेसिफिक रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर नहीं था। ऐसे जिनकी आई थिंक इन लोगों का पहले एसएमई बोर्ड के अंदर ही कंपनी थी, अभी ये लाइक यू कैन से मेन बोर्ड आई थी।
मैन बोर्ड के अंदर ये लोग लिस्ट हुए थे। तो एसएस इनका जो लेटेस्ट कॉन कॉल था वो Q2 FY26 के रिजल्ट के बाद में आया था। तो लाइक यू कैन से H1 FY26 के रिजल्ट के बाद जो कॉन कॉल हुआ था, तो इसके अंदर एसएस इन लोगों ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दिया था अपने बिजनेस ग्रोथ को लेके। बट हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेके गाइडेंस दिया था। इनका गाइडेंस था कि हमारा जो आइसक्रीम का बिजनेस है, जो हमारी करंट कैपेसिटी है, उसका हम लोग लगभग 25% यूटिलाइज कर लेंगे FY26 के अंदर। एंड साथ में लोगों ने बोला कि लाइक हमारा जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो एसएस कोई इबिटा लुक्रेटिव नहीं होगा, न्यूट्रल काइंड ऑफ इबिटा कंट्रीब्यूट करेगा। एसएस यहाँ पे एसएस प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज हम लोग आइसक्रीम वाले बिजनेस को महाराष्ट्र का जो नियरवे स्टेट्स हैं जिनका मैंने आपको बताया, उनके अंदर अच्छे से रैपिडली प्रेजेंट करने की हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छे अच्छा खासा ब्रांडिंग का काम होगा, मार्केटिंग का काम होगा, हमारा ब्रांड प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा आइसक्रीम वाले बिजनेस के अंदर एसएच कोई बढ़िया इबिटा यहाँ पे नहीं बनेगा। मे बी न्यूट्रल इबिटा हो सकता है, एसएच उतना पॉजिटिव नहीं होगा। बात करें ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाले बिजनेस के बारे में, तो इनका गाइडेंस था लाइक हमारा इसका जो हमारा कैपेसिटी है, मे बी 70-80% के आसपास तक यूटिलाइज कर लेंगे। एंड साथ में ही लाइक हमारा ड्राई फ्रूट्स वाले सेगमेंट से हमारा जो इबिटा मार्जिन बनेगा लगभग 15% के आसपास में बनेगा। एंड पैट मार्जिन ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस से लगभग 10% के आसपास बनेगा। इस तरह से काइंड ऑफ एक गाइडेंस था कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेके, और इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन का गाइडेंस था। रेवेन्यू नंबर्स का स्पेसिफिक टॉप लाइन ग्रोथ क्या होगी, बॉटम लाइन ग्रोथ क्या होगी, उसका कोई भी गाइडेंस नहीं था, राइट। तो अब जो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस दिया था, उसके बेसिस पे एक प्रोजेक्शन कर सकते हैं। लेट्स से इनका जो आइसक्रीम का कैपेसिटी था, यदि उसको फुल यूटिलाइज करते हैं, तो इनका लगभग 400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इनका बन सकता था। इन लोगों ने अपने लास्ट कॉन कॉल के अंदर बताया था, जो Q2 FY26 के अंदर हुई थी, राइट। तो मतलब ये 25% यूटिलाइज करेंगे तो इनका आइसक्रीम वाले बिजनेस से लगभग 100 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू आना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ हमने एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आइसक्रीम वाले बिजनेस का यहाँ पे रेवेन्यू नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, राइट। नट्स वाले बिजनेस का इनका जो कैपेसिटी था, यू कैन से जब उसको लाइक 10 मेट्रिक टन पर डे की जो कैपेसिटी है, तो उसको यदि 100% यूटिलाइज करेंगे तो उनका रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 250 से 270 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इसको 70-80% के आसपास यूटिलाइज करेंगे तो वहां से रेवेन्यू बनेगा लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास में। तो मोटा मोटी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की गाइडेंस थी, उसके बेसिस में लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू टारगेट था FY26 के लिए मे बी अराउंड 300 करोड़ रुपए के आसपास में, प्लस माइनस 15-20 करोड़ रुपए ऊपर नीचे आप एडअप कर सकते हो, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उस परसेंटेज फिक्स पॉइंट्स पे जाए नहीं जाए, उसका ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होता है। अब देखते हैं इनका जो गाइडेंस था FY26 के लिए, क्या उसको यहाँ पे किस तरह से फुलफिल किया है, ओवर अचीव किया, फिर अंडर अचीव किया है। उसको डिस्कस करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर करी गई है, उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि हम लोग इस कंपनी के जो एक्चुअल नंबर आए FY26 के अंदर, उसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर इन लोगों ने और अच्छा खासा अपना सारा बिजनेस को लेके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, साथ में वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट एक बार फर्स्ट इनका स्पेसिफिकली Q4 FY26 और FY26 को जो नंबर्स यहाँ पे डिलीवर हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्टली पिक कर लेते हैं इनका Q4 FY26 के बारे में। तो वाई में रेवेन्यू इनका लगभग 38% से ग्रोथ किया है। अदर इनकम मिला के लगभग 41% से ग्रोथ किया है। जो इनका EBITDA मार्जिन आया है Q4 FY26 के अंदर, वो अदर इनकम को ऐड करने के बाद में लगभग 9.5% के आसपास में है। लास्ट ईयर Q4 FY25 में EBITDA मार्जिन थे समथिंग 11.70% के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई Q4 के अंदर इनका जो EBITDA मार्जिन है यहाँ पे लगभग 213 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट इस पे क्या क्लैरिटी देता है। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम कॉन कॉल पे क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स थे, उनके अंदर इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट वाई ऑन वाई लगभग 7% से ग्रोथ किया है। उसके पीछे रीजन भी यही है, इनके EBITDA मार्जिन यहाँ पे श्रिंक रहे हैं, राइट। तो ये काइंड ऑफ हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी, लाइक इस कंपनी के Q4 FY26 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। एक बार देख लेते हैं होल FY26 के अंदर धंधा किस तरह से परफॉर्म किया है। तो इनका रेवेन्यू बना समथिंग 293 करोड़ रुपए के आसपास में। अदर इनकम को मिला के देखें तो 304 करोड़ रुपए के आसपास इनका रेवेन्यू बना है। और इनका जो EBITDA मार्जिन डिलीवर हुआ है FY26 के अंदर लगभग 13.35% का डिलीवर हुआ है, अदर इनकम को ऐड करने के बाद में। एंड वाई ऑन वाई इनका जो EBITDA मार्जिन है 60 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई 64% से ग्रोथ किया है। ये अच्छी बात है, लाइक इनका रेवेन्यू भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया है, प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया है। एंड इन लोगों ने लाइक अपना FY26 के अंदर अच्छा खासा यू कैन से कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी काम किया है। इन लोगों का एक राइट इश्यू आया था, अपन एक बार वो डिस्कस करेंगे कॉन कॉल के अंदर। तो इनका अच्छा खासा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कॉस्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज किया है। तो ये काइंड ऑफ हमने इनके FY26 के नंबर को डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं लाइक इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर और क्या-क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे इन लोगों ने अपना बिजनेस को लेकर क्लैरिटी दिया, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, इनका जो कैटेगरी वाइज रेवेन्यू सेगमेंट है, लाइक FY26 के अंदर
इनका जो ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस है समथिंग 69% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है और आइसक्रीम का बिजनेस 31% से कंट्रीब्यूट किया है। जबकि क्वार्टर 4 के अंदर इनका आइसक्रीम का बिजनेस 40% के आसपास चला गया, बिकॉज़ आपको पता है क्वार्टर 4 का जो सेकंड आधा पार्ट होता है मार्च का महीना होता है और अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो आइसक्रीम का बिजनेस फ्लरिश करता है। वो वाला इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वाई एन वाई यदि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो नट्स और ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस है लगभग 7% से ग्रोथ किया है, जबकि आइसक्रीम का बिजनेस यहाँ पे लगभग 209% से ग्रोथ किया। मतलब जो इनका आइसक्रीम का बिजनेस है मेल्ट एंड मेलो वाला, उसको ये लोग बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड करने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है, कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जिस सेगमेंट के अंदर ये लोग काम करते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है। तो इंडिया के अंदर करंटली जो ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है समथिंग समथिंग आप कह सकते हो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट साइज है और एक्सपेक्टेड है लगभग 7 टू 8% की सीएजीआर रेट से ग्रो करने का 2034 तक ये लगभग यू कैन से आप $4.7 बिलियन डॉलर के आसपास तक पहुंच सकता है। बात करें आइसक्रीम बिजनेस के लिए तो करंटली इसका मार्केट साइज है लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का और ये वाला वर्टिकल यू कैन से पूरा जो मार्केट साइज है, इंडस्ट्री साइज है, वो लगभग 16 टू 17% की सीएजीआर रेट से यहाँ पे ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 8-9 साल के अंदर। मतलब जैसे-जैसे अपना प्रीमियमाइजेशन का थीम बढ़ेगा, लोग जैसे-जैसे यू कैन से इनकम थोड़ा अच्छा अर्न करने लगेंगे, तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर सारी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। आइसक्रीम खाना सारा सब कुछ और ड्राई फ्रूट्स वाला सेगमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस जो जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है, उसके अंदर यहाँ पे अच्छा खासा टेलमेंट दिखाई पड़ रहा है। वो इंडस्ट्री खुद से अच्छे खासे रेट से यहाँ पे ग्रोथ करने को दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं कुछ और इनके लाइक बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में। तो इनका ये भी कहना है कि हम लोगों ने लाइक आपका नट्स वाले पार्ट के लिए हमने 11,000 रिटेल पॉइंट्स तक यहाँ पे हमारी प्रेजेंस बना ली है और आइसक्रीम बिजनेस में हमने 34,000 तक हमारे रिटेल पॉइंट्स की प्रेजेंस बना ली है। एंड साथ में जो उनका डीप फ्रीजर का नेटवर्क है, और आपको पता होगा जब कोई आइसक्रीम कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करती है तो क्या करती है, जो रिटेलर्स होते हैं उनके यहाँ पे अपना डीप फ्रीजर खुद रखती है ताकि वो रिटेलर बाद में इनसे अपने आइसक्रीम की यू कैन से प्रोक्योरमेंट करे, आइसक्रीम बल्क में परचेज करे और फिर एंड कस्टमर को बेचे। तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं, दुकानदार के यहाँ पे डीप फ्रीजर जाके रख देती है और वहां पे अपना माल भरने लगती है महीने के महीने। इस तरह से यहाँ पे आइसक्रीम की सेल बनती है। तो इन लोगों का जो यू कैन से डीप फ्रीजर का जो नेटवर्क था लास्ट ईयर तक आई थिंक कुछ समथिंग 3,000-4,000 के आसपास था, उसको बढ़ा के इन लोगों ने लगभग 15,500 कर दिया। मतलब बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को कि इन लोगों ने अपना डीप फ्रीजर का नेटवर्क लगभग 5 गुना कर दिया 1 साल के अंदर। तो दिस इज द ग्रेट थिंग। बात करते हैं कुछ और बाकी के पैरामीटर के बारे में, जहाँ पे हमें लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सेगमेंटल ओवरव्यू हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है कि इनके ड्राई फ्रूट्स वाले सेगमेंट में 67 एसक्यूज हैं और आइसक्रीम वाले सेगमेंट में 189 एसक्यूज है। ये अच्छी बात हो गई। बात करते हैं कुछ और इनके आइसक्रीम वाले बिजनेस के बारे में, सॉरी ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस के बारे में। तो ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस के अंदर इनका 55% बिजनेस बी2बी सेगमेंट से आता है। बी2बी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेचते हैं ना, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से जो भी रिटेलर्स माल लेके जाते हैं, इन्वेंटरी लेके जाते हैं, वहां तक यू कैन से फिर मतलब इनका जो बी2बी वाला चैनल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को माल देंगे, वहां से रिटेलर तक माल जाएगा। बट इनका बाकी का जो 45% जो बिजनेस आता है वो बी2सी सेगमेंट से आता है। मतलब जो हमने बात करी ना ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन सारे सेगमेंट से, और या फिर डायरेक्टली किसी न किसी रिटेल स्टोर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का, या फिर इनकी वेबसाइट से ऑर्डर लग जाता होगा, या फिर लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑर्डर लग जाता होगा इनके प्रोडक्ट का। वो वाला सेगमेंट यू कैन से डी2सी वाला यू कैन से बिजनेस यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। बात करें इनकी ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस की कैपेसिटी के बारे में, तो इनकी कैपेसिटी है लाइक 2 यूनिट है और जो करंट एफआई 26 की जो कैपेसिटी थी समथिंग समथिंग आपका 10 मिलियन टन 10 मिलियन टन पर डे के हिसाब से थी। वो हमने ऑलरेडी वैसे कंपनी के बिजनेस का हमने इंट्रो डिस्कस किया था, उसमें हमने ऑलरेडी वो चीज डिस्कस कर ली थी। बात करते हैं इनके आइसक्रीम बिजनेस के बारे में, तो जैसे डीप फ्रीजर का जो काउंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 15,500 तक पहुंच गए हैं और मेजरली ये लोग रिटेलर के थ्रू डायरेक्टली डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो इनका बी2सी बिजनेस है वो 96% कंट्रीब्यूट करता है और बी2बी मीडियम चैनल के द्वारा जहाँ पे बल्क में डिस्ट्रीब्यूटर तक माल पहुंचाते हैं 200 डिस्ट्रीब्यूटर तक, वो यहाँ पे 4% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। सुपर स्टॉकिस्ट भी है, पर ठीक है, मतलब आइसक्रीम का बिजनेस इनका इनका बहुत अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा है इनका आइसक्रीम का बिजनेस और रैपिडली यहाँ पे एक्सपेंड करने का कोशिश भी कर रहे हैं। इनकी फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी लाइक 1 लाख लीटर्स पर डे के हिसाब से है। मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने की कैपेसिटी 10 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से है। बेकरी लाइक 10 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक अच्छे खासी इनकी कैपेसिटी भी है आइसक्रीम वाले बिजनेस को फुलफिल करने के लिए। ये इनका था कि लाइक हम लोग प्लान कर रहे थे कि एफआई 27 के अंदर हम लोग EBITDA पॉजिटिव बनेंगे आइसक्रीम के बिजनेस के अंदर, बट ये लोग ऑलरेडी एफआई 26 के अंदर EBITDA पॉजिटिव बन चुके हैं। 7 करोड़ रुपीस का इन लोगों ने EBITDA बनाया है
और टॉप लाइन करिए 95 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब एक अच्छी बात है कि रैपिडली आपने एक्सपांड भी किया अपना आइसक्रीम का बिज़नेस एफआई 26 के अंदर और उसको यहाँ पे EBITDA यू कैन से पॉजिटिव भी बना दिया है। 7 करोड़ रुपीस का EBITDA यहाँ पे अच्छे से ग्रैब किया। लगभग यील्ड वही 7% के आसपास का EBITDA मार्जिन यहाँ पे बनाया इन लोगों ने। कुछ और पॉइंट भी इनके हैं, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो लाइक इनका जो करंटली जो नेटवर्क है वो वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आइसक्रीम वाले बिजनेस के बारे में। लाइक इनका डीप फ्रीजर का नेटवर्क 15,500 तक पहुंच गया है। इन लोगों ने क्या किया है, अभी जो करंटली इनकी फैसिलिटी थी मतलब अपना ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाले बिजनेस की, उसके अंदर एक छोटा एडिशन और किया है। इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, वैसे कौन-कौन हाइलाइट्स के अंदर वहाँ पे और कुछ-कुछ इनसाइट्स थे, वो भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो काइंड ऑफ हमने ये डिस्कस करने की कोशिश करी अपने के क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट कैसे गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था उसको यहाँ पे किस तरह से फुलफिल किया है। तो लाइक इनका आइसक्रीम वाले बिजनेस में 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की गाइडेंस तो यहाँ पे लगभग अचीव कर ली गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए 95 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे अचीव किया है, तो लगभग वो कैन से फुलफिल कर दिया गया है। एंड साथ में लाइक जो हमने देखा इनका ओवरऑल रेवेन्यू लगभग यहाँ पे 300 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिला है एफआई 26 के अंदर। और जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो गाइडेंस था एफआई 26 के अकॉर्डिंग, उसको जो हमने कैलकुलेट करना कोशिश करी थी रेवेन्यू नंबर्स के अकॉर्डिंग, लगभग 300 करोड़ रुपए का हमने इनका गाइडेंस एक्सपेक्ट किया था एफआई 26 के लिए, उसको यहाँ पे अचीव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड साथ में इनका प्रॉफिट एफआई 26 के अंदर लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। तो मतलब ठीक है, कंपनी यहाँ पे सही डायरेक्शन में अपना बिजनेस को ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। तो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि एफआई 26 के अंदर गाइडेंस किस तरह का था और एक्चुअल डिलीवरी किस तरह की हुई है। अब देखते हैं कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या-क्या अपने हाइलाइट्स यहाँ पे डिस्कस करें, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि लाइक यार आपके क्वार्टर 4 के अंदर EBITDA मार्जिन गिर क्यों गए हैं? आपके EBITDA मार्जिन वही 11-12 13% के आसपास चल रहे थे बाकी क्वार्टर्स के अंदर। अचानक से क्वार्टर 4 के अंदर आपका EBITDA मार्जिन यहाँ पे क्यों गिर गया है? तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक हमारा क्वार्टर 4 के अंदर 3 करोड़ रुपए के आसपास का ईसॉप्स एक्सपेंस आया है। एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो हमने खर्चा किया है 3 करोड़ रुपीस हमारे एम्प्लॉइज को देने के लिए। तो वो काइंड काइंड ऑफ हमारे से EBITDA मार्जिन को यहाँ पे डेंट पहुंचाया है 2-2.5% के आसपास का। ठीक है, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं कि ईसॉप्स एक्सपेंस के कारण आपका मार्जिन यहाँ पे थोड़ा हिला है। बात करते हैं सेकंड जो यहाँ पे मेजर डिस्कशन हुआ था कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेके हुआ था कंप्लीटली। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे इन लोगों ने बताया कि हमने अभी राइट इश्यू किया था 100 करोड़ रुपीस के आसपास का, उसका पहला ट्रांच आ गया 35 करोड़ रुपए का। तो उससे हमने क्या किया है कि जो हमारा नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस है उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन में काम किया है। 2 लाख स्क्वायर फीट का हमने लैंड परचेज किया है, हमारी करंट जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी उसी के आसपास में। एंड वहाँ पे लाइक उसमें से 35,000 स्क्वायर फीट में हमने कंस्ट्रक्शन करके हमारा कैपेसिटी एडिशन कर लिया है। कितना? 10 मैट्रिक टन पर डे वाली कैपेसिटी और ऐड कर ली है। मतलब इनका एक्जिस्टिंग कितना था? 10 मैट्रिक टन पर डे का था और इतना ही इन लोगों ने ऐड कर लिया है। अच्छी बात है। एंड साथ में ये गाइडेंस दिया है कि जो हमारा एक्जिस्टिंग कैपेसिटी जो थी पुराने वाली 10 मैट्रिक टन पर डे वाली, उसको तो हम लोग फुल्ली यूटिलाइज करेंगे एफआई 27 के अंदर। साथ में जो नई कैपेसिटी और ऐड करी है 10 मैट्रिक टन पर डे की, उसका 25% यूटिलाइज करने का टारगेट कर रहे हैं एफआई 27 के अंदर। जी, अच्छी बात है। एंड साथ में इनका कहने का है कि हमारा जो बाकी का और एरिया बचा है लगभग एक 1.65 लाख स्क्वायर फीट, उसके अंदर भी हम लोग ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे एंड साथ में हमारी कैपेसिटीज को एनहांस करते रहेंगे बिकॉज़ राइट इश्यू का 65 करोड़ रुपए आना इनका पास अभी बाकी है। अभी तो 35 करोड़ ही आया है, 65 करोड़ और आना बाकी है। अलग-अलग ट्रांचेज के अंदर आएँगे, तो वैसे-वैसे लोग अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे। मतलब यदि ये लोग 2 लाख स्क्वायर फीट के अंदर अपनी पूरी कैपेसिटी बनाएँगे, तो लगभग 40 मैट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी और इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब इनका करंट कैपेसिटी कितना था? 10 मैट्रिक टन का। यदि 40 मैट्रिक टन और इंक्रीज़ कर लेंगे तो नेक्स्ट अराउंड 2 साल के आसपास में इनकी कैपेसिटी बढ़ के 5 गुना हो जाएगी। और 5 गुना कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब 10 मैट्रिक टन से लोग अराउंड अराउंड यू कैन से लगभग 250 करोड़ रुपीस के आसपास का बिज़नेस कर सकते हैं। तो 5 टाइम्स इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप ये देखो इस वाली जो नई कैपेसिटी बन जाएगी 2 लाख स्क्वायर फीट का ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस से अराउंड अराउंड 1000 से 1200 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू लोग अचीव कर सकते हैं अपने पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। ऑल्दो अभी इस एसेट्स को एफआई 27 का गाइडेंस पीक 100% यूटिलाइज करने का नहीं है 5 मैट्रिक टन को, 10 मैट्रिक टन अपना फुली यूटिलाइज करने का गाइडेंस है। जो 10 नया ऐड हुआ है उसको 25% यूटिलाइज करने का गाइडेंस है एफआई 27 के अंदर। ऑल्दो जो इनकी टोटल कैपेसिटी बनेगी उससे इनका बहुत लंबा रनवे चलेगा अपने बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से ऑपरेट करने का, यू कैन से अच्छे से बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का। तो ऐसे मेरे को ऐसे लग रहा है अगले 4-5 साल के अंदर ये यू कैन से इनका ड्राई फ्रूट्स का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जो होता है 250 करोड़ के आसपास यू कैन से लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफआई 27 के अंदर, वो अगले यू कैन से 3-4 साल के अंदर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक भी जा सकता है। और उसके लिए इनको नई कैपेसिटी और ऐड नहीं करनी पड़ेगी। ये वाला कैपेसिटी ऐड करने के बाद में। हो सकता है इनको अपना जो आइसक्रीम का बिज़नेस है, उसके अंदर कैपेसिटी एक्सपांड करना पड़े। आइसक्रीम बिज़नेस की कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि लाइक
हम लोग हमारा जो टोटल कैपेसिटी है 1 लाख लीटर पर यू कैन से डे के बेसिस पे आइसक्रीम वाले बिजनेस का क्वार्टर 1 एफवाई 29 तक हम लोग हमारी इस कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज कर लेंगे। मतलब इनको एफवाई 29 के अंदर आगे और अपना बिजनेस रन करने के लिए नई कैपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मतलब जो इनका गाइडेंस है उसके बेसिस पे लाइक ये लोग अच्छा खासा अपना एफआई 27 के अंदर कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, आइसक्रीम वाले बिजनेस को भी एंड साथ में यू कैन से अपने ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस वर्टिकल के अंदर भी। और इनका कहना है कि लाइक हमारा जो आइसक्रीम वाला बिजनेस वर्टिकल है उसके अंदर हम लोग लाइक हमारी जो लाइक एबिटा मार्जिन रहेगा, जो हमारा लाइक एफआई 26 का एबिटा मार्जिन है 7% का, उससे बेटर एबिटा मार्जिन ही डिलीवर करेंगे। और एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो पैट मार्जिन होगा आइसक्रीम बिजनेस का वो 3% से ऊपर होगा। बिकॉज़ एफआई 26 के अंदर तो ऐसा कोई प्रॉफिटेबिलिटी में एडिशन नहीं आया। आई थिंक 1 से सवा 1.5% के आसपास का पैट मार्जिन बना है आइसक्रीम वाले बिजनेस से। बट अगेन लाइक इनका जो एफआई 27 का अच्छा खासा गाइडेंस है आइसक्रीम वाले बिजनेस के लिए भी। साथ में लोग अपना ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए 25 फोकस स्टोर ओपन कर रहे हैं आपके आइसक्रीम पार्लर, यू कैन से आइसक्रीम सेल करने के लिए जो एक रिटेल स्टोर होता है ना, जहाँ पे यू कैन से लाइक आइसक्रीम सेल आउट होंगी, फ्रेंचाइजी ओन्ड यू कैन से फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड स्टोर रहेंगे। 25 स्टोर ओपन कर रहे हैं पुणे और मुंबई के अंदर। मतलब इससे इनका अच्छा खासा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा, यू कैन से महाराष्ट्र रीजन के अंदर। और आपको पता है महाराष्ट्र से इनका आइसक्रीम का लगभग 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। बाकी का 50% इनका बाकी के जो रीजनल टेरिटरीज हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा से आता है। तो ये लोग इन 5 स्टेट के अंदर बहुत रैपिडली अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का टारगेट कर रहे हैं एफवाई 27 के अंदर। जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ये लोग अपना आइसक्रीम के बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड आपको तो पता ही है आइसक्रीम का जो वर्टिकल है, जो कैटेगरी है, जो ये मार्केट साइज है, वो 16-18% के सीएजीआर रेट से नेक्स्ट 8 से 9 साल तक ग्रो होने वाला है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पे नजर आती है इस बिजनेस के अंदर अच्छे से ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से। तो अपने कॉनकोल के जो मेजर हाइलाइट्स थे उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करिए। एंड साथ में इन लोगों ने अपना जो डीप फ्रीजर नेटवर्क का जो एक्सपेंशन की गाइडेंस दी है वो भी बोला कि अब हम लोग लगभग 15,000 साढ़े 15,000 के आसपास तक हमने डीप फ्रीजर इंस्टॉल कर दिए हैं अलग अलग रिटेल शॉप्स पे। इसको इंक्रीज करके वी आर टारगेटिंग कि एफआई 27 के एंड तक लगभग लगभग 27,000 तक पहुंच जाएं। मतलब अराउंड अराउंड 60-70% का यू कैन से इसके अंदर ग्रोथ प्लान कर रहे हैं डीप फ्रीजर नेटवर्क को इंक्रीज करने में। ठीक है, उस पर खर्चा होगा, बट कंपनी का बोलना है कि हमारा जो इंटरनल एक्रूवल्स है, हमारे जो कैश फ्लो बनता है ऑपरेशन से, और हमने रिसेंट में जो राइट इश्यू किया है, हमारे जो प्रॉफिट्स बने कंपनी के, उसी के द्वारा हम लोग इन सारे खर्चों को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। ऐसा कोई सेपरेट इक्विटी डायल्यूशन वाला प्लान शायद नहीं करेंगे। तो ये कौन कौन के मेजर हाइलाइट्स थे। अब बात करते हैं एफआई 27 के लिए इनका अपना बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस है। तो जैसे मैंने बताया लाइक कैपेसिटी यूटिलाइज करना चाहते हैं ये लोग ड्राई फ्रूट्स वाली जो नई कैपेसिटी को 25% एंड साथ में डीप फ्रीजर लाइक 60-70% से ग्रो कराना चाहते हैं। तो ओवरऑल इन लोगों ने गाइडेंस दिया है कि हम लोग मोटा मोटी एफआई 27 के अंदर टॉप लाइन को 50% से ग्रोथ कराएंगे और हमारा बॉटम लाइन भी प्रॉफिट पैट लेवल पे भी 50% ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब इनका रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ रुपीज के आसपास हो सकता है एफआई 27 के अंदर। और आपका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यदि 50% मानो तो लगभग 33-34 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका प्रॉफिट हो सकता है। जो इनका ड्राई फ्रूट्स और नट्स का बिजनेस है उसके अंदर 15% के एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है और लगभग 10% के पैट मार्जिन की गाइडेंस है। और जो इनका आइसक्रीम का बिजनेस है उसके अंदर मिनिमम 3% के पैट मार्जिन का यहाँ पे गाइडेंस है एफआई 27 के लिए। तो जी इनका गाइडेंस रहा एफआई 27 के लिए। और इनका जो गाइडेंस है एफआई 28 के लिए उसके भी बात कर लेते हैं। तो एफआई 28 के लिए यू कैन से इनका जो आइसक्रीम बिजनेस होगा उसके अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 80-85% के आसपास हो सकता है। एंड जो उनका ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस रहेगा तो जो नई कैपेसिटी लोग ऐड करेंगे इस वाले साल के अंदर, अगले साल के अंदर में भी यू कैन से 10 मेट्रिक टन और ऐड कर लें या फिर 20 मेट्रिक टन और ऐड कर लें, फिर भी उसका 30-40% यूटिलाइज कर सकते हैं एफआई 28 तक के लिए। बट अगेन वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, वो में एफआई 27 कंप्लीट होने के बाद में ही पता लगेगा आपका ड्राई फ्रूट्स वाली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में। तो ये अपने काइंड ऑफ इनके फर्दर यू कैन से बिजनेस आउटलुक किस तरह से दिखाई पड़ता है, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का प्लान कर रहे हैं, किस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी। अब इस कंपनी का एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस करके यहाँ पे कोशिश लगाने की देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आती है। तो देखो इस कंपनी की करंटली मार्केट कैप कितनी है, 1050-1070 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी का एफआई 26 का रेवेन्यू था लगभग 300 करोड़ रुपीज का, जो टारगेटेड रेवेन्यू एफआई 27 का लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास में। जो टारगेटेड पैट अमाउंट है एफआई 27 का कितना है, लगभग 33 से 34 करोड़ रुपए के आसपास में, मतलब 33 से 34 करोड़ रुपीज के आसपास में। तो इस कंपनी का मैं फॉरवर्ड पी रेशियो निकालने की कोशिश करूं एफआई 27 के एक्सपेक्टेड पैट के अकॉर्डिंग तो कितना आएगा। उसके लिए जो मार्केट कैप है उसके अंदर पैट अमाउंट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1050 में यदि मैं लगभग 33 करोड़ रुपीज के प्रॉफिट का डिवाइड करता हूं तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो आता है लगभग लगभग
यू कैन से लगभग 33-34 के आसपास में, राइट? मतलब यू कैन से 35 का फिगर लेके चल रहे हैं, थोड़ा और बेटर कैलकुलेशन को करने के लिए। कंपनी के बिज़नेस ग्रोथ रेट का कितना टारगेट है? FY 26 से FY 27 के अंदर लगभग 50% के आसपास में है। मतलब ये कंपनी यहाँ पे यदि फॉरवर्ड पी रेशियो को कैलकुलेशन लगाएँ, तो फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिज़नेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है? 35 के आसपास में। बिज़नेस ग्रोथ रेट कितना है? 50% के आसपास में। तो फॉरवर्ड पी रेशियो बनता है 0.7 के आसपास में। मतलब एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी जो अभी बहुत ही छोटी स्टेज के अंदर है, अपने बिज़नेस को रैपिडली एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है और उन कैटेगरीज़ के अंदर जहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर ही यू कैन से इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट ही अच्छी खासी है। आइसक्रीम के अंदर 16 से 18% की सीजीआर रेट से ये मार्केट साइज डेवलप हो सकता है एंड साथ में ड्राई फ्रूट्स के अंदर लगभग 8% के आसपास में 8% के आसपास में मार्केट साइज यहाँ पे ग्रो कर सकता है। उसके अंदर लोग रैपिडली अपना बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यार, मेरे को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक अच्छा खासा कंफर्ट आ रहा है जिस तरह से इनका FY 27 के अंदर बिजनेस को ग्रो करने का गाइडेंस है। FY 28 के लिए इन लोगों ने गाइडेंस दिया था H1 FY 26 की कॉन-कॉल के अंदर कि FY 28 के अंदर हम लोग ट्रिपल डिजिट की बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ट्रिपल डिजिट क्या होता है भाई? 100% ही होता है। बट ठीक है, मतलब मैं यदि थोड़ा उसको और कंजर्वेटिव ले लूं कि भाई ठीक है, आप लोग 100% से तो ग्रोथ नहीं कर सकते, बट मे बी आप 60-70% से ग्रोथ कर सकते हो, बिकॉज आपका आइसक्रीम का बिजनेस का कैपेसिटी अच्छा खासा यूटिलाइज होगा, उसका पैट मार्जिन बढ़ेगा, बिकॉज FY 28 का पैट मार्जिन लोग 10% टारगेट कर रहे हैं आइसक्रीम वाले बिजनेस से। ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस से भी 10% का पैट मार्जिन है। तो यदि ये लोग FY 28 के अंदर ठीक ठाक बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं FY 27 के ऊपर, तो मे बी इनका रेवेन्यू लेट से 700 करोड़ रुपए के आसपास का डिलीवर हो सकता है FY 28 के अंदर। यदि 10% का मैं पैट मार्जिन लगाऊं, यदि 8 से 10% का पैट मार्जिन लगाता हूं, तो इनका पैट बन सकता है FY 28 का कितना? 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास में। ये मैं यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं FY 28 की, अभी आपको पता लगेगा। तो जैसे मैं आपसे डिस्कशन करता रहता हूँ कि लाइक जो हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज होती हैं, तो जब बुल मार्केट आता है तो वहाँ पे एक पी एक्सपांशन होता है, और जब नॉर्मल मार्केट रहता है जो करंटली है, उसके अंदर वो एक काइंड ऑफ स्टेगनेंट पी पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनकी कंपनीज के स्टॉक। तो यदि बुल मार्केट आया, तो इस कंपनी को FY 28 के अंदर मे बी 80 के आसपास का पी रेशियो मिल सकता है, बिकॉज बिजनेस के ग्रोथ रेट 30%, 40-50% के आसपास में है। तो 80 का 90 का पी रेशियो मिलना, 100 का पी रेशियो मिलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिकॉज एफएमसीजी बिजनेस है और वो डोमेस्टिक बिजनेस है, ऐसे कोई इंटरनेशनल बिजनेस भी नहीं है, लाइक राइट। एंड यदि नॉर्मल मार्केट रहा तो मे बी 50 से 60 का पी रेशियो मिल सकता है, और एक्सपेक्टेड पैट कितना है FY 28 का? लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि इस कंपनी का मार्केट कैप का अनुमान लगाने की कोशिश करूं तो कितना आ सकता है? यदि बहुत बेस के सिनेरियो लूं, 50 करोड़ की प्रॉफिट की अमाउंट, और यदि 50 का पी रेशियो समथिंग, तो 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और यदि मैं बुल केस की बात करूं कि 60 करोड़ रुपए का पैट एंड लाइक 80 का यूएन से पी रेशियो, तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे मार्केट कैप यहाँ पे अनुमान के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों कैलकुलेशन कर दी, नॉर्मल बेस केस सिनेरियो एंड लाइक एक बुल केस सिनेरियो। तो ये काइंड ऑफ मैंने एक मेरा एनालिसिस करके इस कंपनी के अराउंड लाइक धंधे के अराउंड क्या है, वैल्यूएशन किस तरह से यहाँ पे बैठ रहा है, उन सबको एनालिसिस करके काइंड ऑफ मतलब मैंने इस बिजनेस को पूरा एनालिसिस करके उसका वैल्यूएशन एनालिसिस करके आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। बट एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क नजर आती है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो मैंने कैलकुलेशंस करी हैं आगे के प्रोजेक्शंस की, किस तरह से इनका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, कितना रेवेन्यू आ सकता है, कितना इनका प्रॉफिट आ सकता है, उन पे 2-3 मेजर रिस्क यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। उनको देखना बहुत जरूरी है। पहली रिस्क क्या है? अच्छी बात है, ये लोग लाइक ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस इनका मेजर वर्टिकल है, कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। इफ इन केस जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक टाटा कंज्यूमर है, जो बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, यदि वाले सेगमेंट के अंदर आते हैं, मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं, लोअर प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिस्क आ जा यहाँ पे जोखिम आ सकता है, इनके इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन पे यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। पहला रिस्क हो गया। दूसरा रिस्क क्या है? कंपनी बहुत छोटी है, एक 1000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, तो वाला रिस्क आपके दिमाग में डेफिनेटली होगा। तीसरा, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी घट के 37% के आसपास में आ गई है, तो आगे जाके इनको कोई यदि अपना फंड रेज करना पड़ा डिफिकल्ट टाइम के अंदर, तो उसके अंदर और प्रमोटर की यहाँ पे शेयर होल्डिंग घट जाएगी। तो ये काइंड ऑफ छोटे-मोटे रिस्क हैं, हर एक बिजनेस के साथ होते ही हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे कंपटीशन का रिस्क तो हर एक कंपनी के साथ में होता है, बट काइंड ऑफ ये कुछ रिस्क हैं जो यहाँ पे एसोसिएटेड इस बिजनेस के साथ में। और हाँ, सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि मैनेजमेंट यहाँ पे जो गाइडेंस दे रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, उसको यहाँ पे ढंग से ऑपरेट करना और एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सारे गाइडेंस फेल हो जाएंगे, तो हमने जो सारी कैलकुलेशंस करी हैं वो सब यहाँ पे फेल होती हुई नजर आएगी, राइट? तो काइंड ऑफ इस पूरे इस कंपनी के अराउंड होलसेल मैंने डिटेल में एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। बिजनेस किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या रेवेन्यू सेगमेंट है, किस तरह से FY 26 का गाइडेंस था, किस तरह से एक्चुअल डिलीवरी हुई है, एंड साथ में ही लाइक यहाँ पे एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी आपको करने की करके देने की कोशिश करी। मैनेजमेंट के कौन-कौन का हाइलाइट्स क्या है, आगे जाके किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एंड साथ में इस बिजनेस के साथ-साथ में कौन-कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं। इस तरह से होल सोल एक डिटेल एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे आपको एक इस बिजनेस को अच्छे से यू कैन से एनालिसिस करने की और यू कैन से डिस्कशन करने की कोशिश करी है।
ये एक मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताया है। ये ऐसा कोई मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद के एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ, आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सकें। तो ठीक है, यदि आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपके क्वेरी, क्वेश्चंस को वहाँ पे रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।